नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि हमने हाल ही में इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी ताकि पर्यावरण से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें लगातार चर्चा में रही हैं, विशेष तौर से पिछले सप्ताह में, उनके स्टैटिक पोर्शन पर आपसे बात हो सके और आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके। सामान्यतः हम पिछले एक सप्ताह की 4 से 5 खबरों को इसमें शामिल करते हैं, उनके स्टैटिक पोर्शन पर चर्चा करते हैं, उनके करंट संदर्भ पर भी, वर्तमान संदर्भ पर भी आपसे कुछ ना कुछ बात कहते हैं ताकि आपको एक करंट सिनेरियो भी उसका समझ में आ जाए। आज जिन 5 खबरों पर या 4 खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं, वे कौन-कौन सी हैं? ये पिछले सप्ताह किसी न किसी कारण से चर्चा में रही हैं। एक है भारत का एक सींग वाला गैंडा। जो गैंडे की अलग-अलग प्रजातियां हैं, भारत में केवल एक ही प्रजाति पाई जाती है, वन हॉर्न्ड राइनो, जिसको हम एक सींग वाला गैंडा कहते हैं। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 भी पिछले सप्ताह लगातार चर्चा में था। पर्यावरण से संबंधित जितनी वार्ताएं हो रही हैं, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो लक्ष्य हैं, जिनको हम नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रिब्यूशंस के नाम से जानते हैं, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत जिनका विशिष्ट महत्व है, इनके बारे में भी जानना महत्वपूर्ण है। तो एनडीसी क्या है, इसका संपूर्ण परिप्रेक्ष्य हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारा चाइनीज झालर से संबंधित। चाइनीज झालर क्या है? ये एक प्रकार का वीड है, खरपतवार है। तो इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। एक बायो एजेंट का इस्तेमाल करके मध्य प्रदेश के एक जलाशय से इस वीड को खत्म किया गया है, तो इसके बारे में भी जानकारी हासिल करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिक्स पर आपसे विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान अपनी विभिन्न शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस-जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ कर रहा है। कौन-कौन सी शाखाओं पर ये कोर्स प्रारंभ हो रहे हैं? करोल बाग शाखा, प्रयागराज शाखा, जयपुर शाखा, लखनऊ शाखा और इसके अलावा इंदौर शाखा पर भी ये प्रारंभ हो चुका है। करोल बाग शाखा में भी एडमिशन लगातार प्रारंभ है, और करोल बाग में जो हमारे बैच की टाइमिंग रहेगी, वो रहेगी सुबह 11:30 बजे। इसके अलावा प्रयागराज शाखा में जो बैच प्रारंभ हुआ है, ये 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और इसका समय रहेगा सुबह 11:15 बजे। इसके अलावा जयपुर शाखा में बैच हमारा 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और इसका समय सुबह 8 बजे होगा। इसी तरह से लखनऊ शाखा में 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले बैच की टाइमिंग रहेगी सुबह 11:30 बजे। तो अगर आप नजदीकी शाखा के पास स्थित हैं, तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दुविधा है, किसी भी प्रकार का डायलेमा है, तो आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8750187501। तो इस नंबर पर कॉल करके भी अपने एडमिशन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बार और नंबर बोल देते हैं, 8750187501। ये हुई सामान्य सूचना। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा पहला टॉपिक है एक सींग वाला गैंडा, यानी वन हॉर्न्ड राइनो। इसके संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और भारत में इसकी कितनी संख्या है, इसके बारे में भी जानकारी उसके अंतर्गत दी गई है। एक सींग वाला गैंडा हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि विश्व में जितनी भी राइनो की प्रजातियां हैं, जितनी भी संख्या है गैंडे की, उसमें से लगभग 80% जनसंख्या भारत में पाई जाती है, और इसलिए भारत का के संदर्भ में इसकी जानकारी हासिल करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। गैंडे की 5 प्रजातियां हैं। 5 प्रजातियों में से एक प्रजाति भारत में पाई जाती है, एक सींग वाला गैंडा। अन्य 4 प्रजातियां कौन सी हैं? एक है ब्लैक राइनो, जिसको आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रजाति है और अफ्रीका की 2 छोटी प्रजातियों में से एक है। इसी प्रकार से एक प्रजाति है व्हाइट राइनो, जो खतरे या संकट के करीब प्रजाति है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अनुसार। और ये इसलिए भी चर्चा में हाल ही में रही है क्योंकि शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग करके व्हाइट राइनो का एक भ्रूण तैयार किया है, एक एम्ब्रॉय तैयार किया है। इस कारण से भी ये लगातार चर्चा में रही थी। 2 और प्रजातियां हैं, एक है जावा राइनो और एक है सुमात्रा जाइनो। सुमात्रन जाइनो के राइनो के नाम से उसको जानते हैं। आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, एक का नाम है सुमात्रा और एक का नाम है जावा। ये दोनों द्वीपों के नाम पर ही इनका नाम पड़ा है। तो जावा राइनो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। उसी प्रकार से सुमात्रन जो राइनो है, ये भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना जाता है।
ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये लगातार चर्चा में हाल ही में इसलिए भी था क्योंकि मलेशिया से इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया है, सुमात्रन राइनो को। ये सामान्य जानकारी हमने अलग अलग प्रजातियों के बारे में हासिल की। अब हम एक सींग वाले गैंडे के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। और एक सींग वाला गैंडा क्यों कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मुंह है उसके यहाँ पर आपको एक सींग की आकृति दिखाई देगी। और एशिया में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं राइनो की, गैंडे की, जिनमें से एक है एक सींग वाला गैंडा यानी वन हॉर्न्ड राइनो, दूसरी है जावा गैंडा और तीसरी है सुमात्रन गैंडा। तो भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है और एक सींग वाला गैंडा जो है ये राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। आप इसका आकार यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी जो पहचान है वो पहचान विशिष्ट मानी जाती है क्योंकि इसके सामने आप एकल सींग की आकृति इस तरह से देखेंगे, एकल काला सींग होता है। इसके अलावा इसकी त्वचा पर आपको सलवटे देखने को मिलेंगी, ये सलवटे आप देख रहे होंगे और साथ ही भूरे भूरे रंग की इसका सामान्यतः रंग होता है। मुख्य रूप से किस तरह की चीजों को ये खाते हैं, घास, पत्तियां, झाड़ियां, इसके अलावा पेड़ों की शाखाएं, फल और जलीय पौधों की ये चराई करते हैं, उनकी ग्रेजिंग करते हैं। इनके बारे में ये सामान्य तथ्य हुए एक सींग वाले गैंडा के बारे में। अगर हम इनके आवास की बात करें तो ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो जो इंडो नेपाल तराई का क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या पाई जाती है। और उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाते हैं और असम में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भारत में पाए जाते हैं। असम के 4 संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पर गैंडे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क के साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे पाए जाते हैं। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि असम में एक सींग वाले गैंडों की जो वैश्विक आबादी है, हमने प्रारंभ में आपको से ये कहा था कि जो वैश्विक आबादी का 80% भारत में पाया जाता है गैंडों की, वो वस्तुतः एक सींग वाले गैंडों की वैश्विक आबादी की ही बात हो रही थी, न कि संपूर्ण प्रजातियों की बात हो रही थी। तो असम में एक सींग वाले गैंडों की वैश्विक आबादी का 80% हिस्सा रहता है और इस 80% हिस्सा जो भारत में रहता है, इसका 70% हिस्सा असम में केवल काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क के कितने क्षेत्र में, 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 70% हिस्सा एकल सींग वाले गैंडे वहां पर सामान्यतः पाए जाते हैं। वर्ष 2022 में इनकी जो संख्या थी काजीरंगा में वो 2613 थी। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है, वो ये कि जहां 1980 में इनकी आबादी लगभग 1500 थी, अब 2024 में बढ़कर के 4014 से भी अधिक हो गई है। यानी 1980 के दशक से भारत में जो गैंडों की आबादी है उसमें लगभग 170% की वृद्धि हुई है। और ये अपने आप में दिखाता है कि भारत ने जितने भी इनके संरक्षण के प्रयास किए हैं उनमें कहीं ना कहीं भारत को सफलता हासिल हुई है। इनके संरक्षण की स्थिति को जाने, इनके कंजर्वेशन स्टेटस को जाने, तो IUCN की रेड लिस्ट में जो एक सींग वाला गैंडा है उसको सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है, यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो दूसरी प्रजातियां हैं, चाहे वो सुमात्रन प्रजाति हो, जावा प्रजाति हो या ब्लैक राइनो हो, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, लेकिन एक सींग वाले गैंडे को वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, यानी सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। इसी के अलावा जो एक इन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा से संबंधित है, जिसको हम साइट्स भी कहते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ये भी संरक्षण से संबंधित एक लिस्ट जारी करता है, अपेंडिक्स जारी करता है। उसके परिशिष्ट 1 में इसको रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोका जाना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इसकी संख्या पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और जो बेहद खतरनाक इसके लिए साबित हो सकती है। तो ये इस तरह के महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों को उठाने की बात करता है, ये श्रेणी में आ जाना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है, जो दिखाता है कि इसके संरक्षण के प्रयासों को जारी रखना चाहिए, उनको एक तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की उसमें ढील नहीं देनी चाहिए, वरना ये भविष्य में विलुप्त भी हो सकते हैं।
अनुसूची 1 में आने का मतलब ये है। किस प्रकार के खतरे वन हॉर्न्ड राइनो को भारत में है, एक सींग वाले गैंडे को है। तो सींगों के लिए अवैध शिकार, इनका जो एक सींग होता है उसके शिकार के लिए, उसके व्यापार के लिए इनका शिकार किया जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो मनुष्यों के साथ इनका, व्यक्ति के साथ इनके संघर्ष यानी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की भी संभावनाएं रहती हैं और इनके आवास सिकुड़ रहे हैं, यानी इनके पर्यावास की हानि हो रही है, इसके कारण भी इनको खतरा है। इसके अलावा घटती जेनेटिक विविधता, यानी ये अपने आप को नए पर्यावरण में ढालने में उतने सक्षम नहीं है, इनमें जेनेटिक विविधता की कमी है जो भविष्य में इनके लिए एक महत्वपूर्ण खतरा साबित हो सकती है। तो इस प्रकार के इनके सामने खतरे उपस्थित हैं। भारत द्वारा इनकी संख्या को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए गए हैं, इनके संरक्षण के प्रयास किस प्रकार से किए गए हैं। तो राइनो रेंज के 5 देशों जिसमें भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया के साथ साथ मलेशिया शामिल है, इन सभी देशों ने इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसको हम जानते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से। और जो एशियन राइनोज यानी एशियाई गैंडों पर एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि एक डिक्लेरेशन है जिसको हम दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, ताकि इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा सके, इनकी सुरक्षा की जा सके। इसी तरह से भारत सरकार का मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में सभी गैंडों के एक डीएनए प्रोफाइल को बनाने की कोशिश की है, डीएनए प्रोफाइल बनाया है, उसके लिए एक परियोजना भी शुरू की है ताकि इनके संरक्षण की दिशा में बेहतर प्रयास किए जा सके। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसको हम राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति कहते हैं। इस नीति की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2019 में की गई थी और बड़े सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए ही इसको शुरू किया गया था। एक और महत्वपूर्ण विजन वर्ष 2005 में लाया गया था जिसको हम भारतीय राइनो विजन 2020 कहते हैं और इसमें ये उद्देश्य रखा गया था कि एक सींग वाले गैंडों की जो आबादी है उसको वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में 3000 से अधिक करना है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसकी दिशा में हम आगे बढ़े हैं और हमें काफी हद तक सफलता प्राप्त भी हुई है। तो हमने ये पूरा जान लिया है कि एक सींग वाले जो गैंडे हैं वे, उनके संरक्षण की स्थिति क्या है, भारत ने उनके संरक्षण के प्रयास क्या किए हैं और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, वे उन किस तरह के पर्यावास में वो पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भारत के मुख्यतः उत्तर प्रदेश, असम और उत्तरी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और असम में मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडों की जो आबादी है वो 80% है दुनिया की आबादी का, और भारत में जितने 80% दुनिया के एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं उनका 70% केवल काजीरंगा नेशनल पार्क में ही स्थित है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है वन अधिकार अधिनियम 2006। इसको अगर आप ऑफिशियल भाषा में देखें, औपचारिक रूप से जाने, तो इसको जाना जाता है आदिवासी जनजाति और अन्य वनवासी, अन्य परंपरागत वनवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के नाम से इसको जाना जाता है। यानी इसको किस नाम से जाना जाता है? आदिवासी आदिवासी जनजाति और आदिवासी जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के नाम से इसको जाना जाता है, इस अधिनियम को। लेकिन इसका जो लोकप्रिय नाम है वो है वन अधिकार अधिनियम 2006। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि हाल ही में ओडिशा के मंकेड़िया पीवीटीजी यानी विशेष रूप से सुभेद्य, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह को वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से वनों में पर्यावास का अधिकार प्रदान किया गया। और पर्यावास का अधिकार प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वो पौड़ी भुइयां के बाद दूसरी पीवीटीजी ओडिशा में बनी है जिसको वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पर्यावास का अधिकार प्रदान किया गया है और उसका नाम है मंकेड़िया समुदाय। तो इसी के कारण से ये अधिनियम चर्चा में आ जाता है। मंकेड़िया समुदाय के बारे में जानने के लिए आप हमारे इनफोकस प्रोग्राम को देख सकते हैं और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन पे चर्चा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, कब अधिनियमित किया गया था? वर्ष 2006 में अधिनियमित किया गया था। किस लिए लाया गया था?
ये लाया गया था इसलिए ताकि वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों, जिनको आप कह सकते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब, FDST के नाम से भी कई बार इनको लिखा जाता है। इसी तरह से अन्य पारंपरिक वनवासी, अन्य पारंपरिक मतलब अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी OTFD, इनको विशेष तौर से याद रखिएगा क्योंकि आगे हम इन्हीं संदर्भों का प्रयोग करेंगे। तो वन में निवास करने वाले जो आदिवासी समुदाय थे और जो दूसरे अन्य पारंपरिक वनवासी थे, वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए ही वन अधिकार अधिनियम 2006 को लाया गया था। ये समुदाय अपनी आजीविका के लिए, अपने निवास के लिए और अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए वनों पर ही निर्भर हैं। ये वो समुदाय हैं, चाहे वो उनका आवास हो, चाहे उनकी आजीविका हो और चाहे उनकी सांस्कृतिक अनुष्ठान हो, सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठान हो, ये सभी वनों पर ही निर्भर रहे हैं और इसलिए वनों पर इनके अधिकारों को मान्यता देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण था और इसीलिए वन अधिकार अधिनियम 2006 को लाया गया था। FTST और OTFD जो पीढ़ियों से, यानी ऐसे वनों में रहने वाले आदिवासी जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी जो पीढ़ियों से जंगलों में निवास कर रहे हैं, उनको उनकी वन भूमि पर अधिकार प्रदान करना, वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करना ही वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य रहा था। ये दोनों ही FDST और OTFD की जो आजीविका है और चाहे वो खाद्य सुरक्षा है, इसको सुनिश्चित किया जा सकता है अगर हम इनके वनों पर अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दें, क्योंकि वनों से ही इनकी आजीविका भी चलती है। और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है, क्योंकि आदिवासी समुदाय का रहन सहन इस प्रकार का है कि वनों का भी लगातार बने रहना सुनिश्चित होता है। उनकी परंपरागत जीवन शैली ऐसी है जिससे वनों का संरक्षण भी आगे बढ़ता है। इसलिए अगर वनों में उनको रहने के पर्यावास के अधिकार प्रदान किए जाते हैं, वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता दी जाती है, इससे हम वन संरक्षण की दिशा में भी उनके योगदान को स्थापित कर देते हैं और इसलिए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है वन अधिकार अधिनियम 2006। इसके अंतर्गत ग्राम सभाओं को भी काफी महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभाओं को भी सशक्त बनाया गया है वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत। ग्राम सभाओं को व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार या दोनों, जो कि FDST और OTFD को दिए जा सकते हैं, वे अधिकार किस प्रकार के होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी, अगर उनमें कहीं सीमा निर्धारित करनी है, उसमें कहीं लिमिटेशंस लगानी है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? ग्राम सभा को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से ग्राम सभाओं को भी काफी अधिकार प्रदान किए गए हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से। किस तरह के अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से प्रदान किए गए हैं? एक अधिकार है स्वामित्व का अधिकार, यानी ओनरशिप का अधिकार। इसके अंतर्गत किस तरह की चीज आती है? वनों में रहने वाले आदिवासी जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकतम 4 हेक्टेयर भू क्षेत्र पर आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। ये जो स्वामित्व होगा, ये केवल उसी भूमि के लिए है जो परंपरागत रूप से वनवासियों द्वारा या आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। अलग से भूमि नहीं दी जाएगी, इसके अलावा कोई नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी। अधिकारों के प्रयोग के अंतर्गत आप ये भी दे सकते हैं कि वन निवासियों के जो अधिकार हैं उनका विस्तार भी किया गया है और केवल भूमि पर ही उनके अधिकारों को स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि लघु वनोत्पाद यानी वनों के उत्पादों को एकत्र करने का अधिकार और इसके अलावा चराई क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के अधिकार भी इनको प्रदान किए गए हैं। वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली और जबरन विस्थापन की दिशा में इनको पुनर्वास का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अगर इनकी अवैध बेदखली की जाती है, जबरन इनका विस्थापन किया जाता है, तो इनको बुनियादी सुविधाओं से संपन्न पुनर्वास के अधिकार भी वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। इनको जानना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में इन सभी तथ्यों का इस्तेमाल कर सकें। इसका महत्व क्या है वन अधिकार अधिनियम 2006 का? इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में, जो कि जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, अनुसूची 5 में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की सामान्य व्यवस्था की गई है और अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है।
तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में जो बातें कही गई हैं उनके एक विस्तार की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है वन अधिकार अधिनियम 2006। और ये स्वदेशी समुदाय जहां पर निवास करते हैं वहां पर उनके दावों को संरक्षण प्रदान करता है। और जब दावे की बात करते हैं तो दावे किस चीज पर, भूमि पर दावे और साथ ही वनों की उपज पर दावे और साथ ही वनों उस क्षेत्र का इस्तेमाल चराई क्षेत्रों में करने के संबंध में जो दावे हैं वनवासियों के और आदिवासी जनजातियों के, उन पर ये संरक्षण प्रदान करता है। कुछ सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी होती हैं। आप जानते हैं कि भारत के जनजातीय क्षेत्र विशेष तौर से नक्सलवाद की समस्या से पीड़ित रहे हैं, इसलिए अगर हम इन क्षेत्रों में वनवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हैं जो कि उनकी आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो इससे भारत में आंतरिक सुरक्षा की समस्या के समाधान की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है, नक्सलवाद की समस्या को भी समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इससे संबंधित जो सुरक्षा संबंधी बात है, सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण है, उसके अंतर्गत भी वन अधिकार अधिनियम 2006 महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से वन अधिकार अधिनियम एक प्रकार से वनों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देकर वन शासन को भी लोकतांत्रिक बनाता है। लोकतांत्रिक क्यों बनाता है? क्योंकि इसमें ग्राम सभाओं को, वन समुदायों को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर ग्राम सभाएं आपस में मिलकर के किसी प्रकार का निर्णय लेती हैं तो इस तरह से आपने देखा कि स्थानीय समुदायों को ही उनके परंपरागत व्यवस्था के आधार पर, उनकी परंपरागत पंचायत के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार उनके वनों के संबंध में दे दिया गया है। और ये भारत में लोकतांत्रिक शासन की, विशेष तौर से वनों के संबंध में लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन जाता है। तो इसके महत्व को भी हमने जान लिया। किस तरह की चुनौतियां आती हैं? चुनौतियां प्रशासनिक होती हैं और खास तौर से प्रशासनिक उदासीनता के संबंध में वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के अंतर्गत हमने चुनौती देखी है। चुनौती क्यों देखी है? कि अक्सर जो वन अधिकारी हैं उनके वनों की उपज का एक तरह से लाभ उठाने के लिए वे वन अधिकार अधिनियम 2006 की गलत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं ताकि वनों की उपज का या वनों में किसी प्रकार के अतिक्रमण का फायदा उठाया जा सके। इस तरह के भ्रष्टाचार की भी सूचना प्राप्त होती है। तो इससे क्या होता है कि वन अधिकार अधिनियम का जो कार्यान्वयन है वो कल्याणकारी उद्देश्यों से नहीं हो पाता, बल्कि अपने लाभ के लिए एक साधन का इस्तेमाल किया जाता है। वन अधिकारियों द्वारा इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। चूंकि आदिवासी एक बहुत बड़ा, एक एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आदिवासी को एक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं माना जाता, इसलिए सरकार वित्तीय लाभ के पक्ष में एफआरए को स्थगित रखना यानी उसको साइडलाइन करना भी सामान्य तौर से एक सुविधाजनक चीज मानती है। इसी के अलावा कॉरपोरेट्स को ऐसा लगता है कि इस अधिनियम के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी सस्ती पहुंच को, इनकी अफोर्डेबल पहुंच को कहीं ना कहीं मुश्किल बना दिया गया है और इसके अलावा इसके कारण उनके माध्यम से भी एक विरोध का स्वर दिखाई देता है वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। तो इस तरह की चुनौतियां इसमें विद्यमान है, लेकिन इस अधिनियम का बेहद ज्यादा महत्व है और इसमें वनों के शासन को लेकर के एक लोकतांत्रिक पद्धति को आगे बढ़ाने का काम वन अधिकार अधिनियम 2006 ने किया है। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए? आगे की राह की अगर हम बात करें तो एफआरए को लागू करने के लिए, मिशन मोड में लागू करने के लिए मिशन मोड आधारित परियोजनाओं की आवश्यकता है और इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य स्तर की जो सरकारें हैं वो, चाहे वो वित्तीय संसाधनों के स्तर पर और चाहे मानव संसाधनों के स्तर पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिशन मोड में अलग अलग परियोजनाओं को लागू करने के लिए अलग अलग संसाधनों से संपन्न किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा एफआरए के कार्यान्वयन यानी फॉरेस्ट एक्ट वन अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए निगरानी और मानचित्रण के लिए आधुनिक तकनीक के लाभ को भी उठाया जाना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से एफआरआई का कितना क्रियान्वयन हुआ है उसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और इसके कार्यान्वयन को संपूर्णतः सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ग्राम सभाओं को सेवा प्रदाता यानी वो सर्विस प्रोवाइडर बने, इसके लिए जरूरी है कि उनको वन नौकरशाही, उनकी वन नौकरशाही में सुधार किया जाना चाहिए। यानी ग्राम सभाएं जो है वो सेवा प्रदाता बने, एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित हो सके। इसके लिए जरूरी है कि उनके प्रशासनिक ढांचे में इस तरह से परिवर्तन किया जाए ताकि उनकी दक्षता को बढ़ाया जा सके और वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जितने अधिकार उनको प्रदान किए गए हैं जो कि आदिवासी समुदायों और वनवासी समुदायों के बेहतर भविष्य को तय कर सकते हैं,
उन सभी योजनाओं को लागू किया जा सके। तो ये वन अधिकार अधिनियम 2006 की बात हुई। अगला टॉपिक है हमारा एनडीसी से संबंधित, यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए। इन लक्ष्यों के बारे में जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगातार चर्चा में रहते हैं। जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर चुका है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग द्वारा एक जनित समस्या है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की जो सांद्रता है वायुमंडल में वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी की वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ये समस्या हमारे सामने प्रकट हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए, जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अलग अलग देशों ने, लगभग 170 से ज्यादा देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और इसलिए इन लक्ष्यों के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो एनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान इनको कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का मतलब क्या है? कि ये किसी देश की प्रतिबद्धताओं और नीतियों की रूपरेखा है, जिनका उद्देश्य है शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, यानी एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन का वो स्तर हासिल करना, शुद्ध शून्य, नेट जीरो स्तर हासिल करना। नेट जीरो का मतलब क्या है? पिछली क्लास में हमने नेट जीरो के बारे में विस्तार से डिस्कस किया था कि उत्सर्जन उस स्तर पर हो रहा है कि पृथ्वी की उतनी क्षमता है कि उसको वापस सोख ले, उसका अवशोषण कर ले, और इस प्रकार से वायुमंडल में किसी भी ग्रीन हाउस गैस की जो सांद्रता है वो न बढ़ पाए, वो एक स्थिर स्थिति में रहे, एक स्टेबल स्थिति में रहे। और किसी भी ग्रीन हाउस गैस की अगर कॉन्सेंट्रेशन वायुमंडल में नहीं बढ़ेगा तो उससे हीट कैप्चर नहीं होगी और परिणामतः ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और अंततः जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में हम सक्षम हो पाएंगे। और इसलिए अलग अलग देशों ने लक्ष्य तय किया है कि वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करें, यानी नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करें, एमिशन को हासिल करें। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि उसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का जितना उत्सर्जन किया जाता है उतनी ही क्षमता भी होनी चाहिए, उतनी उस वायुमंडल के द्वारा उसको कैप्चर करने की। और इसके लिए जरूरी है कि जीवाश्म ईंधन पर हम अपने आवश्यकताओं को, जीवाश्म ईंधन पर अपनी नीतियों को घटाएं और एक जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ऊर्जा के, उनकी तरफ सामान्य तौर से जाएं। इसके अंतर्गत भारत ने भी अपने लक्ष्य तय किए हैं। भारत ने किस प्रकार के लक्ष्य तय किए हैं? जैसे भारत के जो एनडीसी हैं, जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, उसके अंतर्गत भारत ने अपना लक्ष्य तय किया है कि भारत वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी के संदर्भ में, जीडीपी के संदर्भ में जो इंटेंसिटी है, जो एमिशन इंटेंसिटी है जीडीपी, उसको 45% तक कम कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? जीडीपी के संदर्भ में एमिशन इंटेंसिटी का क्या मतलब हुआ कि मान लिया अगर भारत 1 यूनिट जीडीपी में बढ़ोतरी करता है तो इस 1 यूनिट जीडीपी की बढ़ोतरी में भारत कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता है, उसको कहते हैं हम उत्सर्जन इंटेंसिटी के रूप में जानते हैं। अगर कोई भी देश अपने जीडीपी में 1 यूनिट की बढ़ोतरी करता है तो उस दौरान वो ग्रीन हाउस गैसेस का कितना उत्सर्जन कर रहा है उस जीडीपी की 1 यूनिट के संदर्भ में, उसको हम कहते हैं उत्सर्जन इंटेंसिटी। भारत ने अपना लक्ष्य तय किया है कि वर्ष 2030 तक वो अपनी इस उत्सर्जन इंटेंसिटी को घटाकर 45% करेगा। एक लक्ष्य ये तय किया है और साथ ही भारत ने तय किया है कि वो वर्ष 2070 तक अपने नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करेगा। नेट जीरो के लक्ष्य के बारे में अभी आपको हमने बताया था और पिछली क्लास में भी विशेष तौर से एक पूरा हमारा डिस्कशन नेट जीरो पर ही केंद्रित था। ये भारत ने अपने एनडीसी में घोषित किया हुआ है। तो एनडीसी क्या है ये हमने जान लिया। किसी देश की प्रतिबद्धताओं और नीतियों की रूपरेखा है। किससे संबंधित है? ताकि जलवायु लक्ष्य से, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए जो हमने जलवायु लक्ष्य तय किए हैं, पेरिस समझौते के अंतर्गत जो जलवायु लक्ष्य तय किए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए अलग अलग देशों द्वारा घोषित प्रतिबद्धताएं हैं एनडीसी, जिनको हम नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के नाम से जानते हैं। इसके संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उद्देश्य क्या है एनडीसी का? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना को क्यों है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कौन कौन सी गैसें आती हैं? ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, इसके अलावा मीथेन आती है और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड आती है।
तो इन ग्रीस हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना यानी अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन को कम से कम करना। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों का एक विवरण है ये। तो अग इसमें एक अपडेट की भी आवृत्ति है। अपडेट की आवृत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जानना महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में ये तय किया गया था कि हर 5 साल में इसको अपडेट किया जाएगा। ये जो लक्ष्य अलग-अलग देशों द्वारा घोषित किए जाएंगे, हर 5 साल में बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप इन लक्ष्यों में परिवर्तन किया जाएगा, उनको सुधारा जाएगा और लक्ष्यों को बढ़ाया जाएगा ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और जो वैश्विक तापन है, उसको पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले किसी भी हालत में 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच सीमित किया जाए, बढ़ने से सीमित किया जाए। ये हमारा लक्ष्य है। तो हर 5 साल में इसको अपडेट करने की आवश्यकता थी एनडीसी को, लेकिन वर्ष 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, उसमें इस व्यवस्था को बदल दिया गया और कहा गया कि 2 साल में अधिक लगातार अद्यतन की अनुमति सामान्य तौर से मिलनी चाहिए। यानी 5 साल पर एनडीसी का मूल्यांकन नहीं करना है, उनको अपडेट नहीं करना है, हर 2 साल में इनको अपडेट करने का प्रयास करना है ताकि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एनडीसी से संबंधित जो रिपोर्टें हैं होती हैं, ये देशों को अपनी जलवायु नीतियों को संरेखित करने यानी जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप बनाने और साथ ही वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का एक साथ प्रगति का मूल्यांकन करने में भी मदद करती है, आकलन करने में मदद करती है। नेट जीरो ट्रैकर एक महत्वपूर्ण संस्था है। नेट जीरो ट्रैकर के अनुसार जो कि इस बात को ट्रैक करती है कि अलग-अलग देश नेट जीरो के लक्ष्य को किस तरह से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 93% अब जलवायु लक्ष्यों के अंतर्गत आता है, जो नेट जीरो की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को रिफ्लेक्ट करता है, उसी को बताता है। लेकिन प्रतिज्ञाओं को ये जो प्रतिज्ञाएं की गई हैं, जो वचनबद्धताएं की गई हैं, जो प्रतिबद्धताएं अभिव्यक्त की गई हैं एनडीसी के माध्यम से, इनको वास्तविक परिवर्तन में बदलने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई योग्य योजनाओं की आवश्यकता है, यानी आपका एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए ताकि वास्तव में उन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो ये वैश्विक मूल्यांकन की एक व्यवस्था प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसी महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है ताकि अलग-अलग देश इसके अनुकूल अपने दृष्टिकोण को विकसित किया जा सके। हर देश की आवश्यकता भिन्न है और उस भिन्न आवश्यकता के अनुरूप वो अपने लक्ष्यों को तय कर सके और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत योगदान दे सके। इसके अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है एनडीसीज का, यानी विशिष्ट परिस्थितियों और क्षमताओं के अनुसार अपनी स्वयं की रणनीति विकसित करने की अनुमति देता है एनडीसी। इसके अलावा अगर हम ऊर्जा उत्पादन, खाद्य प्रणाली और शहरी नियोजन सहित विभिन्न नीतियों को इसके अंतर्गत शामिल करने की स्थिति को देखें, तो चाहे हमें अपनी शहरी नियोजन की नीति हो, चाहे हमें अपनी खाद्य प्रणालियों को विकसित करने की बात हो, चाहे ऊर्जा उत्पादन की बात हो, इन सभी में टिकाऊ प्रथाओं को यानी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को शामिल करने के अंतर्गत विशेष रूप से महत्व स्थापित हो जाता है एनडीसीज का। वैश्विक भागीदारी को देखें तो COP26 की बैठक जो कि ग्लासगो में हुई थी वर्ष 2021 में, उससे पहले 170 से अधिक देशों ने अपने आप ही अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को प्रस्तुत कर दिया था, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता प्रकट हुई, जिससे ये पता चला कि अलग-अलग देश जलवायु परिवर्तन की समस्या को गंभीरता से लेते हैं, उसे निपटने के लिए तैयार दिख रहे हैं और अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रकट कर रहे हैं, भले ही उनकी महत्वाकांक्षाओं में भिन्नता हो, क्योंकि अलग-अलग देश की आवश्यकता अलग-अलग है, अलग-अलग देश की जीडीपी में अंतर है, अलग-अलग देश की फाइनेंशियल कंडीशन अलग है और उस फाइनेंशियल कंडीशन के अनुरूप ही वो अपने लक्ष्यों को तय कर रहा है। ये बात हुई इसके महत्व की। इस राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान महत्वपूर्ण क्यों है? इसके अलावा ये महत्वाकांक्षी और जवाबदेही भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एनडीसी का अगला दौर है वो वर्ष 2030-35 के लिए अधिक महत्वाकांक्षी, अधिक एस्पिरेशनल निकट अवधि उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर देता है। ये जोर देता है कि वर्ष 2030 और 2035 का जो समय होगा, उसमें हमें और ज़्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को तय करना चाहिए, जो कि अलग-अलग देशों की उस संदर्भ में जवाबदेही को भी तय करेगा समय आने पर, जिससे देशों को उत्सर्जन को कम करने के लिए मजबूत
कार्रवाई के लिए प्रेरित भी किया जा सके। वर्ष 2030 और 2035 में जब हम लक्ष्य तय करेंगे, महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करेंगे, तो उसके अंतर्गत मजबूत कार्रवाई करने की आवश्यकता भी होगी और उसके लिए अलग अलग देशों को प्रेरित भी किया जा सकेगा। साथ ही एनडीसी के माध्यम से अलग अलग देशों ने अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति हासिल की है, इस पर नजर भी रखी जा सकती है। वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में प्रगति पर नजर रखने में विशेष रूप से मदद करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में सामूहिक प्रभावशीलता, अलग अलग देशों की सामूहिक प्रभावशीलता कितनी है, उसके संदर्भ में राष्ट्रों के बीच एक एडजस्टमेंट, उसके समायोजन बढ़ाने में मदद मिलती है, उनके बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिलती है और ये एनडीसी का विशेष रूप से महत्व है। हाल ही में अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये एनडीसी के बारे में संपूर्ण चर्चा हुई। खबर अगली हमारी मध्य प्रदेश के एक जलाशय से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सारनी जलाशय में एक विदेशी प्रजाति, एक विदेशी खरपतवार प्रजाति इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि उसने उस जलाशय में मछली पालन के व्यवसाय को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे वहां पर स्थित लगभग 250 परिवार की आजीविका इस कदर प्रभावित हुई कि काफी लोगों को आजीविका की तलाश में बाहर भी जाना पड़ा। लेकिन इस समस्या से हाल ही में निपट लिया गया है और इस समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एक बायो एजेंट ने, एक कीड़े का इस्तेमाल करके इस खरपतवार को नष्ट किया गया है और इसलिए ये लगातार चर्चा में है। तो यही खबर थी। खबर को पहले और विस्तार से जान लेते हैं। सारणी जलाशय का एक चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं और सारणी जो जलाशय है ये कहाँ पर स्थित है? ये बैतूल जिले में स्थित है और इस पर 250 मछुआरा परिवारों की आजीविका निर्भर थी, क्योंकि यहाँ पर वो मछली पालन किया करते थे और ये उनकी आजीविका के आधार का निर्माण करता था। पिछले 5 वर्षों में एक विदेशी प्रजाति, एक विदेशी वीड खरपतवार जिसका नाम है साल्विनिया मोलस्टा के कारण मछुआरों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है और इस भारी कठिनाई के कारण ही स्थिति ऐसी पैदा हुई कि वो अपना मछली का जो व्यवसाय थे उसे करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे और इस स्थानीय प्रजाति जिसका नाम साल्विनिया मोलिस्टा है, इसको स्थानीय रूप से चाइनीज झालर के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमने इसको चाइनीज झालर का ही सामान्य तौर से संबोधित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये टेक्निकल नाम हो जाता है जिसका नाम है साल्विनिया मोलिस्टा। इसको स्थानीय रूप से चाइनीज झालर के नाम से जाना जाता है। तो चाइनीज झालर की समस्या है, ये क्या है? ये एक विदेशी जलीय खरपतवार है जो सारणी जलाशय में बहुत तेजी से फैली है और मछलियों का जीवन इससे संकट में आया। जलाशय का जो अधिकांश भाग है आप देख सकते हैं इस खरपतवार से भर गया और इसने मछुआरों की आजीविका को बेहद नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, क्योंकि इसके बढ़ने से यहाँ पर मछली पालन संभव नहीं हो सका, मछलियों की मृत्यु हो गई। इसका वैज्ञानिक समाधान किसने खोजा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक विदेशी कीट का इस्तेमाल करके इसका समाधान खोजा। इस विदेशी कीट का नाम है सिर्टोबेगस साल्विनी। सिर्टोबेगस साल्विनी कीट का इस्तेमाल करके खरपतवार को नियंत्रित किया गया। कीट ने 15 से 18 महीने में अपनी आबादी बढ़ाकर खरपतवार को नष्ट कर दिया। चाइनीज झालर अब जलाशय से खत्म हो चुका है और मछुआरे पूरी तरह से तैयार हैं अपने पारंपरिक पेशे की तरफ दोबारा लौटेंगे। मछली के बीच जो है अब अभी बरसात का समय है और बरसात का समय खत्म होते ही मछली के बीज के माध्यम से मछुआरों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि बरसात के मौसम के बाद जलाशय में मछली के बीज डाले जाएंगे और मछली पालन किया जाएगा। इससे मछुआरों की आर्थिक स्थिति को भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। पिछले वर्षों में मछुआरे दूसरे शहरों में पलायन कर गए थे, क्योंकि उनका आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत खो गया था, लेकिन अब वे फिर से मछली पकड़ने की तरफ लौट रहे हैं, वापस यहाँ पर मछली पालन करेंगे और उनकी आजीविका का स्रोत स्थापित हुआ है। किससे स्रोत स्थापित हुआ है? सिर्टोबेगस साल्विनी नामक कीड़े से, जिसने खरपतवार को साल्विनिया मोलस्टा को समाप्त कर दिया, जिसको चाइनीज झालर के नाम से जाना जाता है। कीड़े का नाम याद रखिएगा, सिर्टोबेगस साल्विनी। कीट के परिचय के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। अप्रैल 2022 में सारणी जलाशय में इसको छोड़ा गया था और इसे साल्विनिया मोलिस्टा का बायो एजेंट कहा जाता है। बायो एजेंट सफलता का परीक्षण पहले भी किया गया था।
इस यहाँ पर परीक्षण करने से पहले एक गांव के जलाशय में इसको छोड़ा गया था, इसका परीक्षण किया गया था। वहां पर सफलता मिलने के बाद ही इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। वैज्ञानिकों ने पहले पड़वा गांव के तालाब में इसका इस्तेमाल किया था, जहां पर 15 महीने में खरपतवार को इसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस प्रकार से ये एक प्रभावी जैविक नियंत्रण के रूप में उभरा है और इस जैविक नियंत्रण के माध्यम से खरपतवार को समाप्त करना काफी सस्ता पड़ता है, काफी टिकाऊ है और विशेष रूप से रासायनिक उपयोग पर प्रतिबंध के कारण, क्योंकि रासायनिक जो अलग अलग प्रकार के केमिकल एजेंट हैं उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि जैव विविधता के संरक्षण को, जलाशयों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। अगर उन पर प्रतिबंध है तो इस तरह के बायो एजेंट न केवल जलाशयों में मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बल्कि लोगों की आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र की गढ़चिरौली और चंद्रपुर में भी इस कीट के प्रयोग से आक्रामक खरपतवार को नियंत्रित करने की पहले कोशिश की थी। ये सामान्य जानकारी हमने इसमें हासिल कर ली। अब हम एक एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें वन भूमि पर अधिकार प्रदान किया गया है, अधिकार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से किसे अधिकार प्रदान करता है? अनुसूचित जनजाति, पारंपरिक वनवासी, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत देशों द्वारा एनडीसी यानी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रस्तुत किए जाते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। अब अगला प्रश्न है, सारणी जलाशय में खरपतवार को हटाने के लिए किस विदेशी कीट का प्रयोग किया गया? आपके ऑप्शंस हैं पोलिनिया एक्यूमिनाटा, सिटोबेगस साल्विनी, पेंडुलम या कैरिडिटा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।